हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वैदिक सभ्यता के 50 से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी क्या करते थे, वे कई झुंड में भारत पहुँचे। तो इसका जो इसमें तीन ऑप्शंस जो वो सही है। जैसे संस्कृत बोलते थे, उनकी भाषाएं थी, वे घुड़सवारी भी क्या करते थे, वे कई झुंड में भारत पहुँचे। तो इनमें गलत स्टेटमेंट है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें सही नहीं है पूछा है। ठीक है। और आपको बता दें कि आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता इसके उलट नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बता दें कि वैदिक काल के लोगों को जिन फसलों का ज्ञान था वो चावल, जौ और गेहूँ, जबकि यहाँ पे पूछा किसका ज्ञान नहीं था, तो वो हो जाएगा तंबाकू, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। मतलब कौन से वेद में। आपको बता दें कि कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे नया जो है वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त भी हैं। ठीक है, 1028 सूक्त है, आपको याद रखना है। और उसमें बता दें कि 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और पहला और 10वां मंडल जो है नवीन है और दूसरा से 9वां जो है वो प्राचीन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभा को नरिष्ठ अथर्ववेद में कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा, अभी हम बताए हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसमें से बता दें कि पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया, 2 से 9 तक पहले से था। ठीक है। 1028 सूक्त हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किए गए। कौन सी रचना है जिसमें ये किया गया। मैत्रायणी संहिता, जावाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और छंगोद्य उपनिषद। तो इसका जो सही जवाब होगा, नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, मैत्रायणी संहिता। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। ठीक है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परिलक्षित। तो गायत्री मंत्र की जो रचना की है वो विश्वामित्र ने की है। ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जबकि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। मतलब कहता है अवेस्ता और ऋग्वेद में कुछ न कुछ इक्वलिटी है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे CGL 2016 में पूछा गया है। मिस्र से, भारत से, ईरान से, इजराइल से। तो अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो वो बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो हम आर्य के बारे में पढ़ते हैं तो उनका अर्थ क्या होता है। तो यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान, वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा माना जाता है। आपको बता दें कि आर्य जो है यानी वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें पूर्व वैदिक यानी ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है। उसका काल किससे माना जाता है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 या 600 से 600 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो ऋग्वेद काल है यानी पूर्व वैदिक काल, वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, उनको माना जाता है। जबकि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जो है वो उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे, अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 या 600 ईस्वी पूर्व से 600।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल के बारे में जब पूछेगा तो हम 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, जब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ये आपको ध्यान में रखना। अगला जो हमारा प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कहता है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। कौन ऐसे देवता हैं जिसके लिए ऋग्वेद में उनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वरुण, सोम, इंद्र, अग्नि। तो आपको बता दें कि ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो इंद्र हैं, तो पुरंदर शब्द के लिए उन्हीं के बारे में प्रयोग किया गया, इंद्र। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है। कौन सा सूत्र? शल्व सूत्र किस शब्द से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है ज्योतिष। ठीक है, शल्व सूत्र ज्योतिष या गणित या खगोल या फिर ज्यामिति। तो बता दें कि शल्व सूत्र जो संबंधित है वो किससे है, तो वो है ज्यामिति से, यानी ज्योमेट्री से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी, शल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा अस्तो मा सदगम कहाँ से लिया गया। ठीक है, अस्तो मा सदगम कहाँ से लिया गया। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अस्तो मा सदगम ये जो लिया गया है, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस वेद में जादुई माया वशीकरण यानी मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है। यूपी आरओ में 2014 में पूछा गया। ठीक है, यानी जादू टोना। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। ठीक है, तो बता दें कि जादुई माया के बारे में या वशीकरण के बारे में जो दिया गया है या वर्णन किया गया है वो सबसे नवीन जो वेद है अथर्ववेद, उसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया। सतुद्री, सिंधु, सरस्वती या पृश्नी। तो किसको माना गया है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में, तो वो है सरस्वती। ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। किसमें? जो ऋग्वेद काल था उसमें सबसे पवित्र नदी उनको माना गया है। जबकि इनका उल्लेख जो है बता दें कि सरस्वती का लगभग 25 बार इसमें किया गया। ऋग्वेद काल में 25 बार इनका ये उल्लेख किया गया है, यह आपको ध्यान में भी रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 3 कर्मों यानी पगों में 3 लोग को आप माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया। तीनों कर्मों यानी पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया। सूर्य, सवृत, मित्र या विष्णु, किसे कहा गया। तो ये कहा गया विष्णु को। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है, यानी वेद पुराण के बारे में हम पढ़ते हैं। वेद तो 4 है, तो पुराणों की संख्या कितनी है। 18, 19, 20, 21। तो बता दें कि पुराणों की जो संख्या है वो है 18। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वां नंबर प्रश्न कहता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी। यह एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया है प्रश्न है। त्रिमूर्ति, प्रकृति, पशुपति या देवी माता। तो वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी, तो प्रकृति की जाती थी। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। वो कौन सी दस्तकारी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। यहाँ पे पूछा है नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय। आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार या मृत भांड। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह दस्तकारी जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो है लोहार यानी लोहारगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। महाभारत, गीता, भागवत पुराण या रामायण। ये सब हिंदू ग्रंथ के धार्मिक ग्रंथ की किताब हैं हिंदू धर्म के। ठीक है, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण। तो बता दें कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये दी जाती है रामायण को। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था।
जल या समुद्र का देवता कौन था? पहला है वरुण, दूसरा मित्र, तीसरा है इंद्र, चौथा है नासत या अश्विन। तो कौन है जो समुद्र का देवता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए वरुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर, पतंजलि कौन था? एक माध्यमिक संप्रदाय का दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृति व्याकरण का एक टीकाकार, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक या आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। तो पतंजलि कौन था? पतंजलि जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकर था, अष्टध्यायी था पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में यानी जो वेदों का विरोध कर रहे थे और जो ब्राह्मण का विरोध कर रहे थे, उन धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। श्रेष्ठ, यजमान, सरमन या अथर्वन। तो ये हो जाएगा सरमन, यानी कि वही जो है उत्तर वैदिक काल में वेद का विरोध कर रहे थे और ब्राह्मण विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के कौन से स्थल की खुदाई की गई थी जिसमें यह प्रमाण मिला कि लौह धातु का प्रचलन प्राचीन काल में भी होता था? कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला या अतरंजी खेरा। किस में मिलता है? तो यह अतरंजी खेरा में मिलता है कि प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है कि स्थलों की खुदाई में कि लौह धातु का प्रचलन प्राचीन समय में हुआ है, तो वो है अतरंजी खेरा में। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? अंशतः गद्य के रूप में। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है, गद्य के रूप में कौन है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद, यानी ये जो है गद्य के रूप में भी रचित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर प्रश्न कहता है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और सभापति। और सभा और सभापति के बारे में बता दें हैं कि ये लोग जो थे राजा को सलाह देने का काम करते थे, इसमें जो भी लोग होते थे। तो उनकी 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कहता है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऋग्वेद काल में तो इंद्र को था, उत्तर वैदिक काल में किसको था? विष्णु, रुद्र, प्रजापति या इंद्र। तो उत्तर वैदिक काल में जो जिस देवता को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था वो थे प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? एसएससी सीजीएल 2016 में प्रश्न ये पूछा गया है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जिसमें डिटेल से बताया गया या सूचना दी गई है वो है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऋग्वेद आप जानते ही हैं, चारों वेद में सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? यानी कि जो उत्तर वैदिक काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, आरण्यक या ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सबसे पहले वेद लिखा गया था। क्या लिखा गया? वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। तो ये सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मतलब ये तीनों वेद का और नाम दिया गया, इनमें से कौन सा वेद जो है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन नंबर बी जो वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ठीक है, किसमें? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है।
ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत या भागवत गीता। तो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, वो है भागवत। ऑप्शन नंबर सी जो वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऋग्वेद युग की जो सबसे प्राचीनतम संस्था थी वो परिषद थी, सभा थी या समिति थी या विदत थी? तो आपको बता दें कि ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम जो थी वो थी विदत। कौन थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण? तो ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक जो प्राचीनतम है, ये यूपी पीसीएस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों का जो आर्कटिक होम का सिद्धांत है उनका पक्ष किसने लिया? एसी दास, बीजी तिलक, जैकोबी या पारजिर्टर? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जिसको शॉर्ट में लिखा है बीजी तिलक। उन्होंने आर्यों के जो आर्कटिक होम का सिद्धांत है उनका पक्ष लिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? किसकी? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 14, 15, 16, 18। तो संस्कारों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 16 है। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा सही हो जाएगा। ये IS प्री में प्रीलिम्स में 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। बताइए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, तो अगला प्रश्न जो है हमारा इसमें कह रहा है ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है, तो इसका 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को है? 10वां, 7वां, 8वां या 9वां मंडल? तो ये आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 9वां मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज किस तट पर लड़ा गया था? ठीक है, कौन से तट पर? तो पृश्नी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? तो बता दें कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था पृश्नी तट पर। ठीक है, इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था कब आई? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो गोत्र जो व्यवस्था प्रचलन में आई थी वो आई था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो भारत के राज्य चिन्ह में हमेशा प्रयुक्त होता है ये सत्यमेव जयते, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ रहता है। किस उपनिषद में लिए गए? उत्तराखंड PCS प्री 2016 में पूछा गया। इस उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद या कठ उपनिषद? ठीक है, तो कौन से उपनिषद में? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक जो आर्य लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन? तो ऋग्वेद के जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय वो था पशुपालन। वो लोग पशुपालन करते थे। ठीक है, उनका मेन व्यवसाय जो था वही था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग? ठीक है, तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नाम का जो पुस्तक है वो कौन से विषय में लिखा गया है या किससे संबंधित है? राजनीति, चिकित्सा, धर्म, अर्थशास्त्र? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? क्या है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? MP PCS में पूछा गया है 2010 में, ऑप्शनल हिस्ट्री में। चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, मनु या चाणक्य? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो है मनु। ठीक है, विधि निर्माता मनु।
ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है 44 नंबर प्रश्न, कहता है कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। ठीक है, कौन सा काल में अछूत की भावना स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? तो ये जो अवधारणा उदित हुई थी यानी छुआछूत की, तो वो हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? कौन सा शब्द? व्रीहि। ठीक है, तो चावल, गेहूं, जौ, कपास, तो व्रीहि शब्द जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो वो हुआ है चावल के लिए। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। तो किस में मिलता है ये? ऑप्शन नंबर बी जो है ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आ गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो है कौन सा? ऋग्वेद। और सबसे नवीन जो है वो अथर्ववेद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक, विशेषिक, सीमांश, योग या फिर सांख्य? तो निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन विवाह सूक्त किसमें? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में? तो ये पाया जाता है विवाह संस्कार का ये विवाह सूक्त ये पाया जाता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है उसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 50 नंबर प्रश्न है हमारा, कहता है ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए या स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए वध योग्य नहीं है? तो वो है गाय के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं है यानी मारने योग्य नहीं है, वो कौन? गाय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है 51 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति? ठीक है, तो कौन सी स्मृति जो प्राचीनतम है वो है मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 52 नंबर। ठीक है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा गया। चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर में, पंजाब में या फिर अफगानिस्तान में? तो वैदिक नदी कुंभा जो है उसका स्थान कहाँ पे निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सबसे पहले किस नदी का सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में? सबसे पवित्र तो सरस्वती, लेकिन किसका सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है सिंधु नदी का। किसका हुआ है? सिंधु नदी का। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो। अगला प्रश्न है 54 नंबर। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, जनजाति समूह को, यायावरी जन को? तो हम इससे पहले भी आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ वंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ वंश। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है विष है, जन है, कुल है या फिर ग्राम है? तो वैदिक काल में जो थे, बता दें कि इनमें प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र। तो आधारभूत इकाई जो थी वो कुल थी, यानी कुल मतलब होता है परिवार। इसके अलावा ग्राम, विष, जन और राष्ट्र में ये प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटा गया था। और वही जो कुल यानी परिवार का जो मुखिया होता था कुलव कहलाता था, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो ग्रामीण का मुखिया जो होता था ग्रामीणी कहलाता था। विष का जो प्रधान होता था विषपति, और जन का जो शासक होता था वो राजन कहलाता था।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो 56 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति व्याख्या संबंधित है। एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 में पूछा है, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से। तो समाज व्यवस्था थे। समाज व्यवस्था में 4 वर्ण को वर्णित किया गया था मनुस्मृति में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों हमने वैदिक सभ्यता से 56 प्रश्न जो है कराए हैं, जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।